गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार विद्यार्थियों। इलेक्ट्रिकल में सब्जेक्ट कोड 210 मैनेजमेंट में आज जिस लेक्चर को हम पढ़ने जा रहे हैं वो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, वैज्ञानिक प्रबंध है। इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि इस शब्द वैज्ञानिक प्रबंध का क्या अर्थ है, वैज्ञानिक प्रबंध किसने प्रतिपादित किया, हु कॉइन्ड द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट, Who is known as father of scientific management? F.W. टेलर कौन थे? टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध क्या कहता है? वैज्ञानिक प्रबंध के लक्षण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम यह भी पढ़ेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ क्या होते हैं, वेरियस सेगमेंट्स को, विभिन्न पक्षों को, जैसे एम्प्लॉयर को लाभ, एम्प्लॉय को लाभ, कंज्यूमर को एडवांटेजेस, नेशन को एडवांटेजेस, ये सब हम पढ़ेंगे। हम यह भी पढ़ेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंध का दर्शन क्या है, व्हाट इज फिलोसफी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और साथ में ही मेंटल रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है, मानसिक क्रांति क्या होती है। तो हम शुरू करते हैं लेक्चर को। वैज्ञानिक प्रबंध का जब भी नाम आता है हमारे मन मस्तिष्क में एक चिंतक का नाम निश्चित रूप से रहना चाहिए। वो नाम है F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। इंजीनियर थे, अमेरिका में 1895 में बेथलेहम स्टील कंपनी में काम करते थे। उस दौर में जब पूरी दुनिया में पुनर्जागरण का दौर था, औद्योगिकीकरण की शुरुआत हो रही थी, दुनिया की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था की तरफ जा रही थी। उद्योग धंधे नए नए शुरू हो रहे थे। मालिक और मजदूर, ये दो कैटेगरी नई शुरू हो रही थी समाज में। तो F.W. टेलर क्या देखते हैं कि फैक्ट्री में काम करने के कोई डेफिनेट नियम नहीं है, वर्क प्रोसेस कोई नहीं है, स्टेप्स अपनी मनमर्जी की चलती है, काम करने के आवर्स, वर्किंग आवर्स कोई फिक्स नहीं है, वर्किंग कंडीशंस बहुत बुरी हैं, मालिक और मजदूर एक दूसरे को दुश्मन समझ रहे थे उस दौर में, मजदूरी देने का कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है, जो भी स्टैंडर्ड्स रूल्स जो भी जिस भी रूप में फॉलो हो रहे थे उन स्टैंडर्ड्स का कोई वैज्ञानिक आधार बहुत ठोस नहीं था। रूल जो है वो थंब रूल थे, व्यक्तिवाद पर बोलबाला ज्यादा था, इंडिविजुअलिज्म पर। लोग सीमित उत्पादन करना पसंद कर रहे थे, ना कि अधिकतम उत्पादन। इन सब कंडीशंस को देख करके उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध का कॉन्सेप्ट दिया। आपकी स्क्रीन पर अब जो है वो पढ़ने जा रहा हूं। वैज्ञानिक प्रबंध से आशय किसी भी कार्य को विशिष्ट ज्ञान की सहायता से योजनाबद्ध रूप से किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सुव्यवस्थित रूप से चलाने से है। यानी कोई भी काम करना है, उस काम को करने के लिए एक स्पेशल नॉलेज चाहिए, वैज्ञानिक ज्ञान चाहिए, विज्ञान सम्मत ज्ञान चाहिए, और योजनाबद्ध तरीके से हमको काम करना लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, और सुव्यवस्थित सिस्टमेटिक रूप से चलना है। वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में F.W. टेलर ने कहा, यह सही रूप से यह जानने की कला है कि क्या कार्य किया जाना है और उसको काम करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। इसीलिए F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है। F.W. टेलर इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए, F.W. टेलर के इस बात को आपके भविष्य में आगे जाकर के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे और आपकी जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हमको इसको याद रखना चाहिए। इन द वर्ड्स ऑफ टेलर,
Scientific management means knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. अब कुछ और परिभाषाएं, एफडब्ल्यू टेलर की परिभाषा वापस से नए रूप से, वैज्ञानिक प्रबंध आपके यह जानने की कला है कि आप लोगों से यथार्थ में क्या कराना चाहते हैं तथा यह देखना चाहते हैं कि वे उसको सुंदर से सुंदर और मितव्यतापूर्ण रूप से कैसे करें। पीटर ड्रकर भी एक चिंतक हुए। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक प्रबंध का तात्पर्य, मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, कार्य का संगठित अध्ययन, ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ वर्क, कार्य का सरलतम भागों में विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ वर्क इन सिंपल स्टेप्स, और प्रत्येक भाग का श्रमिक द्वारा श्रेष्ठ प्रकार से निष्पादन हो सके इसके लिए सुव्यवस्थित सुधार करना है। The worker who is going to perform the task, and if he has to perform the task in an effective and best manner, then systematic improvement should be there. ठीक है, तो ये दो प्रमुख चिंतकों की परिभाषाएं हमने पढ़ी कि वैज्ञानिक प्रबंध के लक्षण या विशेषताएं क्या हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इन विशेषताओं को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। हम इनको पहले यहाँ रीड करेंगे, फिर इनको पढ़ेंगे। डेफिनेट ऑब्जेक्ट एंड प्लान, निश्चित लक्ष्य एवं योजना। साइंटिफिक एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट, वैज्ञानिक विश्लेषण तथा प्रयोग। डेफिनेट रूल्स, सुनिश्चित नियम। इकोनॉमी, मितव्ययता। कंटिन्यूटी इन रिसर्च, अनुसंधान में निरंतरता। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, दक्षता में वृद्धि। कलेक्टिव एफर्ट्स फॉर कलेक्टिव इंटरेस्ट, सामूहिक हित के लिए सामूहिक प्रयास। रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटर्मिनेशन, उत्तरदायित्व निर्धारण। कंट्रोल, नियंत्रण। लैक ऑफ स्लैकनेस, डुलमुल नीति का अभाव। कोऑर्डिनेशन अमंग लेबर एंड कैपिटल, श्रम तथा पूंजी में समन्वय। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन्हें यहां पर सिर्फ हेडिंग है। अब हम इनको थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए, निश्चित लक्ष्य एवं योजना, जो मैनेजर है उसको चाहिए कि जो लक्ष्य प्राप्त करना है, जो टारगेट है, उसके लिए आवश्यक संसाधन कैसे जुटाएं, रिसोर्सेस कहां से आएंगे, मैन, मशीन, मनी, मटेरियल, सामग्री, पूंजी, श्रम, मशीन, उनका उपयोग कैसे करना है, इसकी अग्रिम योजना बनानी पड़ती है, प्री प्लान्ड करना पड़ता है। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का पहला लक्षण है। यदि ऐसा कहीं होता है तो वहां पर मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट है। वैज्ञानिक विश्लेषण तथा प्रयोग, लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजना बनाना और योजना का आधार प्रमुख होते हैं। विभिन्न तथ्यों का विश्लेषण करना, एनालिसिस करना फैक्ट्स का, और विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों को प्रयोग करके उनके गुण दोष जांचना वैज्ञानिक प्रणाली होती है। तो जहां पर ऐसा होता है, यानी क्या होता है कि फैक्ट्स को एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद कुछ रिजल्ट्स लेते हैं, उन एनालिसिस के बेस पर उनके रिजल्ट्स को टेस्ट करते हैं, उनके मेरिट्स डिमेरिट्स देखते हैं, लाभ और हानि प्रॉफिट एंड कॉन्स देखते हैं, और फिर कुछ मेथड को सेट करते हैं। अगर ऐसा कहीं होता है, इसे हम वैज्ञानिक विश्लेषण प्रयोग की हेडिंग में कहेंगे, और वहां पर साइंटिफिक मैनेजमेंट है। सुनिश्चित नियम, विश्लेषण और प्रयोग के पश्चात सही कहे गए
निष्कर्षों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाना, रूल फ्रेम करना, डेफिनेट रूल होने चाहिए। और डेफिनेट रूल कैसे बनने चाहिए? उन रिजल्ट्स के बेस पर जो कि एनालिसिस और एक्सपेरिमेंट के बाद करेक्ट बनाए गए हैं। अगर ऐसा कहीं है तो वो साइंटिफिक मैनेजमेंट है। मितव्ययिता इकोनॉमी, सबसे महत्वपूर्ण बात है इकोनॉमी। साइंटिफिक मैनेजमेंट का बेस इकोनॉमी है। साधनों का अपव्यय कम करने के लिए समझदारी पूर्वक नियोजन। आप प्लान करें ऐसे कि आपके रिसोर्सेज का वेस्टेज मिनिमम हो, मशीन आपकी आइडल ना पड़ी रहे, मजदूर आपके आइडल ना पड़े रहें, ओवर यूज ना हो, जो रॉ मटेरियल है उसका वेस्टेज ना हो। ये सब अगर आप कर पाएंगे तो आप इकोनॉमिकल तरीके से प्रोडक्शन को करेंगे। सफल क्रियान्वयन, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, अनुशासन, डिसिप्लिन और अच्छे कर्मचारी नियोक्ता संबंध आवश्यक हैं। अगर ऐसा कहीं है तो वो साइंटिफिक मैनेजमेंट का लक्षण है। अगला महत्वपूर्ण लक्षण, यदि किसी इंस्टीट्यूट में आप देखें कि वह रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जोर हो रहा है, लगातार R&D पर जोर है, जैसा आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में जो आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है कंटेम्पररी समय में, हर 6 महीने में 5-6 महीने में एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर नया मॉडल ले आते हैं। नए नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद आपके उसमें डिजाइन चेंजेस करके लाते हैं। तो दे इनकर हैवी एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ताकि फ्यूल इकोनॉमी बढ़े, ताकि माइलेज बढ़े, ताकि उपभोक्ता का खर्चा कम आए। तो अनुसंधान में वो निरंतरता करते हैं। तो ऐसा जिस इंडस्ट्री में ऐसा होता है वहां साइंटिफिक मैनेजमेंट है। दक्षता में वृद्धि, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। वैज्ञानिक प्रबंध का मुख्य लक्षण दक्षता में वृद्धि है, एफिशिएंसी, आउटपुट अपॉन इनपुट, निर्गत बटे निवेश, समय बचाना, सेविंग इन टाइम, लागत कम करना, रिडक्शन इन कॉस्ट, शीघ्र कार्य संपन्न करने वाली प्रणाली का निरंतर उपयोग करना, ऐसे सिस्टम को यूज करना जिससे कोई काम बहुत क्विकली हो जाए, जल्दी हो जाए। इन सबसे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। और जहां पर ये सब होता है वहां साइंटिफिक मैनेजमेंट है। ये लक्षण वैज्ञानिक प्रबंध के दिखते हैं। तो लक्षण शब्द भी स्पष्ट होता है। जैसे आजकल कोई महामारी चल रही है, उसके कुछ लक्षण है। यदि वो लक्षण है तो वो प्राइमरी सिंबल है कि ये बीमारी हो सकती है। ऐसे ये सब कहीं उपयोग में आ रहे हैं तो प्राइमरी सिंबल है कि वहां पर साइंटिफिक मैनेजमेंट है। सामूहिक हित के लिए सामूहिक प्रयास, कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क, बड़े पैमाने पर उत्पादन, मास प्रोडक्शन, सामूहिक वर्क, कलेक्टिव वर्क, ये सिंबल है साइंटिफिक मैनेजमेंट के। आगे देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटर्मिनेशन। आप कर्मचारियों को जो वर्क दें वो उचित अध्ययन और परीक्षण के पश्चात दें। सफिशिएंट स्टडी करें, टेस्ट करें, फिर आप काम दें। प्रत्येक कार्य के प्रमाप निश्चित होते हैं। एवरी वर्क एज ए डेफिनेट पैरामीटर्स। उसका निष्पादन समय, परफॉर्मिंग टाइम, उसकी वैरायटी, उसकी वेस्टेज, सब प्री प्लान्ड होते हैं। अतः उत्तरदायित्व निर्धारण आप बहुत फर्म तरीके से कर सकते हैं, अधिक निश्चिंता पूर्वक कर सकते हैं। नियंत्रण, योजनाबद्ध विधि से कार्य होने पर और पूर्व निश्चित नियमों के अनुकूल कार्य होने पर कंट्रोल प्रभावी होता है। तो इस प्रकार से हमने अभी तक इस लेक्चर में साइंटिफिक मैनेजमेंट की परिभाषाएं देखी हैं, एफ.डब्ल्यू. टेलर, पीटर ड्रकर की। फिर उसके बाद हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं, लक्षण देखे हैं। अब हम आगे पढ़ें कि व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध के उद्देश्य क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट: उपकरण, कच्ची सामग्री, कार्यविधि तथा कार्यदशा में सुधार और मानकीकरण करना। एपरेटस, रॉ मटेरियल,
work procedures, improvement in working condition, and standardization. These are objects of scientific management. सेकंड ऑब्जेक्ट, ये पहला उद्देश्य था। अब दूसरा उद्देश्य, कार्य की सभी क्रियाओं में अधिक दक्षता की दृष्टि से प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध कराना, ट्रेन्ड पर्सनल अवेलेबल कराना है जो हर एक्टिविटी को बहुत एफिशिएंटली कर सकते हैं। इसके लिए ट्रेन्ड पर्सन्स होने चाहिए। थर्ड ऑब्जेक्ट है कार्य विन्यास, मार्ग निर्धारण यानी शेड्यूलिंग, रूटिंग, समय क्रम निर्धारण, सीक्वेंसिंग, उत्पादकीय सामग्री का नियोजन, प्लानिंग ऑफ प्रोड्यूसेबल मटेरियल्स, क्रम सीक्वेंस, भंडारण स्टोर और लेखा अकाउंट्स मेथड्स में सुधार करना। ये इंडस्ट्रीज के पार्ट्स हैं। इन सब में सुधार होना चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए। ये भी वैज्ञानिक प्रबंध का एक उद्देश्य है। विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना और उस पर पर्याप्त नियंत्रण रखना। To maintain coordination among various departments and to have a better control on them. सामयिक प्रशिक्षण, निरंतर मार्गदर्शन की व्यवस्था करना। ट्रेनिंग हमेशा डेफिनेट इंटरवल पर होती रहनी चाहिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनको पता रहनी चाहिए। निरंतर मार्गदर्शन करना, कंटिन्यूअस गाइडेंस, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस होना चाहिए। तत्काल पुरस्कार की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कोई अप्रिशिएबल वर्क है, देन यू शुड इमीडिएटली रिवॉर्ड। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का उद्देश्य है। अगला उद्देश्य, जो भी नियम बनाए, नियमों को अनुमान और पूर्व धारणाओं के स्थान पर विश्लेषण तथा तथ्य के आधार पर बनाना। If you are going to frame certain rules, then rules should be based on fact and analysis, not based on estimate and presumptions. हम रूल नहीं बनाने हैं भाई। क्या बनाना है? डेफिनेट रूल्स बनाने हैं, साइंटिफिक स्टडीज के बेस पर रूल बनाने हैं। दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फिर बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य अगला, हम डिसीजंस लेते हैं। डिसीजन जो होने चाहिए, पर्सनल डिसीजन की एक लिमिट होती है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक ज्ञान सीमित होता है। तो आप विशेषज्ञ और सलाहकार सेवाएं लें, स्पेशलाइज्ड एडवाइजरी सर्विसेज लें। तो उद्देश्य हुआ विशेषज्ञ और सलाहकार सेवा द्वारा व्यक्तिगत निर्णय के क्षेत्र को सीमित करना, प्रचार की व्यवस्था करना, श्रमिकों को अत्यधिक कार्यभार, थकान, दुर्घटनापूर्ण कार्यों से सुरक्षित रखना, अवॉइड करना, एक्सेसिव वर्क देना, फटीग से अवॉइड कराना और ऐसे काम से बचाना जिनमें एक्सीडेंट्स हो सकते हों। उनकी जान आपके लिए प्रेशियस है, वो आपके लिए कीमती हैं। श्रम और पूंजी में समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन अमंग कैपिटल एंड लेबर, मजदूरी बढ़ाने, वेजेस इंक्रीज करने, वर्किंग आवर्स को कम करना, अधिक लाभ करना और कम कीमत पर कंज्यूमर्स को वस्तुएं उपलब्ध कराना, यह भी साइंटिफिक मैनेजमेंट का उद्देश्य है। तो मैं आपको फिर रिवाइज करूं, तीसरा पार्ट हमने इस लेक्चर का पढ़ा है। पहला पार्ट डेफिनेशन इंट्रोडक्शन का था, दूसरा पार्ट जो था साइंटिफिक मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स थे, लक्षण थे। तीसरे पार्ट में हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्ट्स को देखा, वैज्ञानिक प्रबंध के उद्देश्य को देखा। अब आगे, नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? क्या फायदा है? क्या अकेले प्रोड्यूसर को फायदा है क्या? फिर तो लेबर नाराज हो जाएगी। क्या लेबर प्रोड्यूसर के अलावा किसी और को फायदा ही नहीं है क्या? कस्टमर को क्या फायदा है? अब इन सब से फिर पूरे नेशन को, राष्ट्र को क्या फायदा है? इन सबको हम देखेंगे। उत्पादकों को लाभ, सबसे पहले एम्प्लॉयर या प्रोड्यूसर्स को लाभ, साधनों का पूर्ण उपयोग, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उत्पादन में मितव्ययता, इकोनॉमी इन प्रोडक्शन, औद्योगिक संबंधों में सुधार,
इंप्रूवमेंट इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, शांतिपूर्ण वातावरण, पीसफुल एटमॉस्फेयर, वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार, इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ कमोडिटीज, पर्यवेक्षण और नियंत्रण लागत कम, सुपरविजन और कंट्रोल की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल कॉस्ट, श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि, इंक्रीज इन द स्किल ऑफ लेबर, प्रतियोगिता के लिए सक्षम होना, कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होना, आधुनिक मशीनों तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों का उपयोग संभव, उत्पादन की प्रतिष्ठा में वृद्धि, इंक्रीज इन दी रेपुटेशन ऑफ प्रोडक्शन, व्यवसाय के स्थायित्व में वृद्धि, इंक्रीज इन द स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, इंक्रीज इन द स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, इंक्रीज इन द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, ये उत्पादकों को लाभ है। अब श्रमिकों को क्या लाभ है? रुचि का कार्य उपलब्ध होता है, जो उनका टेस्ट है वो काम उनको मिलता है, कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए उनको ट्रेनिंग की फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, उनको प्रमोशन के बेटर चांसेस होते हैं, प्रगति के उचित अवसर मिलते हैं, समय की बचत होती है, गुड वर्किंग कंडीशंस हो जाती हैं, अच्छी कार्य दिशाएं होती हैं, उनके जीवन स्तर में वृद्धि होती है, इंक्रीज इन द लाइफ स्टाइल, और मानसिक क्रांति से स्वतंत्र चिंतन का अवसर होता है। मानसिक क्रांति हम आगे जाकर के पढ़ेंगे। उनके मनोबल में वृद्धि होती है, इंक्रीज इन मोरल, रोजगार में स्थायित्व होता है, स्टेबिलिटी इन एम्प्लॉयमेंट, और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, इंक्रीज इन द रेपुटेशन इन सोसाइटी। अब कंज्यूमर्स को क्या फायदे हैं? उनको सस्ती वस्तुएं अवेलेबल होती है, चीप लो कॉस्ट पर अवेलेबल होती है कमोडिटीज, उनको वास्तविक आय में वृद्धि से उनके रहन सहन में सुधार होता है, चयन के लिए अधिक वस्तुएं उपलब्ध होती है, उनके पास ऑल्टरनेटिव्स बहुत हो जाते हैं, अच्छी गुणवत्ता की प्रमाणित वस्तुएं मिलती हैं, बेटर क्वालिटी की स्टैंडर्ड कमोडिटीज उनको, ऑब्जेक्ट्स उनको मिल पाते हैं। राष्ट्र को लाभ, देश को क्या लाभ है? देश का औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ नेशन, कर क्षमता में वृद्धि, टैक्स कैपेसिटी इंक्रीज होती है, औद्योगिक क्रांति होती है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है, श्रमिक आंदोलनों से जो नुकसान होते हैं उनसे बचाव होता है, बार बार हड़ताल बंद होना, ये जो श्रमिक और मालिकों के बीच में झगड़े होते हैं ये नहीं होंगे, तो इनसे जो लॉस होता है उससे बच जाते हैं। राष्ट्रीय उत्पादन और आय में वृद्धि, इंक्रीज इन नेशनल प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन इनकम, और रोजगार में वृद्धि, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। अब हम पढ़ें कि वैज्ञानिक प्रबंध का दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है। मोटे मोटे तौर पर 5 चीजें हम देख लें, ये वैज्ञानिक प्रबंध के दर्शन है। विज्ञान न कि अंगूठा नियम, साइंस नॉट थंब रूल। पहला दर्शन, जो भी नियम बनाएंगे अंगूठा छाप नियम नहीं होंगे, साइंस के बेस पर होंगे। समन्वय न कि संघर्ष, कोऑर्डिनेशन या हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। आपस में मिलकर के रहें, झगड़े नहीं। सहयोग न कि व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी एक दूसरे से कोऑपरेट करें, एक लाख चलो नहीं, मैं और मैं मेरा नहीं, हम। अधिकतम उत्पादन न कि सीमित उत्पादन, मैक्सिमम आउटपुट नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें। एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कुशलता और समृद्धि तक विकास, ये टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के लक्षण हैं। तो अब फिर समरी करें, अब तक हमने क्या पढ़ा? पहला हमने पढ़ा साइंटिफिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस। दूसरा हमने पढ़ा साइंटिफिक मैनेजमेंट के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण। तीसरा हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उद्देश्य। चौथा हमने पढ़ा एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ। पांचवा हमने पढ़ा वैज्ञानिक प्रबंध का दर्शन, फिलोसफी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और लास्ट इस लेक्चर का टॉपिक है मेंटल रिवोल्यूशन, मानसिक क्रांति। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध को सफल बनाना है
तो जो दो पक्ष हैं, दो धुरी हैं, श्रमिक और प्रबंधक, इनकी मान्यताओं, अजम्पशंस, इनके विचारों, थॉट्स में क्रांतिकारी परिवर्तन आना आवश्यक है। रेवोल्यूशनरी इनमें चेंजेस होने चाहिए। दोनों एक दूसरे को विरोधी नहीं समझे, दोनों ये समझे कि हम मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। वैज्ञानिक और नवीनतम मशीनों और औजारों का प्रयोग तभी अच्छे परिणाम दे सकता है जबकि स्वामी और श्रमिकों के मध्य मानवीय संबंध सुदृढ़ हो, इनके बीच की विचार विषमता को दूर किया जा सके। टेलर ने इसी प्रकार के रचनात्मक परिवर्तन को मानसिक क्रांति की संज्ञा दी है। टेलर के अनुसार श्रमिक और प्रबंधक एक ही कार्य के दो पहलू हैं। जब तक उनके विचारों में सामंजस्यता नहीं आएगी, जब तक कोई योजना सफल नहीं हो पाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट का ये लेक्चर कंप्लीट किया। इसमें हमने 6 एस्पेक्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट के देखे, डेफिनेशंस देखी, परिभाषाएं देखी, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स देखे, लक्षण देखे, ऑब्जेक्ट्स या उद्देश्य देखे। उसके बाद हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट के एडवांटेजेस या लाभ देखे। फिर हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट की फिलॉसफी या दर्शन देखा, और फिर हमने मानसिक क्रांति या मेंटल रिवॉल्यूशन देखा। धन्यवाद।